Dear students of Standard 11, we are going to take up the easiest topic of class 11. That is, or you can say the very first topic, that is set. You must have seen or you must have heard in daily use. You must have seen that sofa set, this set, that set, earring set. So it's collection of some objects. But what exactly set is? Set is the well defined, just see, well defined collection of object. देखिए well defined, whenever we use the word well defined, it means that there should not be any ambiguity, there should not be any abstractness. For example, if we say the set of all the mathematics teacher of your school, well defined, all the math teacher, you know who all are the math teachers. But if it is told all the good teachers of your school, or if it is told all the what, very strict teachers of your school, then it is not well defined. So what is the definition of set? Well defined collection of objects. याद रखिए, ऑब्जेक्ट्स भी क्या होंगे? ऑब्जेक्ट्स भी वेल डिफाइंड होंगे, उसमें क्लैरिटी होगी. हम विल सी मोर एग्जांपल्स. Now the question is how we denote the sets. Sets are denoted by capital letters. By capital letters. For instance, you can have A, B, C, D, etc. This is how we represent the sets. Now, how it is written? The set is written like this. Let's suppose that I'm writing A is equal to, if I say 1, 2, 3, 4 and 5. So what is this? It's curly brackets. You know, curly brackets you must have seen. Curly brackets. Sets are written in curly brackets. And what is this? 1, 2, 3, etc. ये क्या है? They are the elements, or you can say members. जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, जो उसके जो मेंबर्स हैं, उनको हम एलिमेंट कह सकते हैं या मेंबर कह सकते हैं. तो हमने क्या देख लिया? सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. फर्स्ट, रिटन बाय कैपिटल लेटर्स. नंबर 3, रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स. कामा दे दे करके हम क्या करेंगे? एक है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है. हमने इसको ऐसे कर लिया और ये सभी इसके क्या हैं? एलिमेंट्स हैं. यहां तक क्लियर हो गया? अब देखिए, अगर आप कहते हैं कि भाई कोई इसका एलिमेंट है, जैसे अगर आप यहां लिखते हैं कि भाई 2 इज द एलिमेंट ऑफ ए. हम क्या लिख रहे हैं? 2 इज द एलिमेंट ऑफ ए. लिखते हैं 2 इज द एलिमेंट ऑफ ए. मतलब ए का 2 एलिमेंट है. इसको ए भी कह सकते हैं कि 2 इज द मेंबर ऑफ, याद रखिएगा, मेंबर ऑफ ए. और ये भी कह सकते हैं 2 बिलोंग्स टू द सेट व्हाट, ए. मतलब क्या हुआ? आपने कह दिया अगर 2 उसका एलिमेंट है तो हम कहते हैं 2 उसका मेंबर है, ये उसका ऑब्जेक्ट है. या आप कह सकते हो इट बिलोंग्स. पहला क्लियर हो गया? ये जो आपने सिंबल यूज किया है, इसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं. एप्सिलॉन. आपको 2 एप्सिलॉन नहीं बोलना है, डायरेक्ट बोलिए ना 2 इज एलिमेंट ऑफ ए. मतलब ज्यादा टेंशन नहीं लेना है. अच्छा, अगर बाई चांस कहते हैं कि भाई उसका नहीं है, जैसे कोई कहता है, भाई कोई, आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बाहर से पगला कर खेल उल के आ गया और बोलता है अच्छा बताओ तो, हम अगर लिखते हैं 8 और ए, तो आपको क्या लिखना है? लिख देना है 8 डज नॉट बिलोंग टू ए, और 8 इज नॉट द मेंबर ऑफ सेट ए. तो इसको हम क्या बोलते हैं? डज नॉट बिलोंग टू या इज नॉट ए मेंबर.
मतलब नॉट करना हो तो ऐसे करते हैं, आप लिखते हो ना, जैसे आप लिखते हो दिस इज इक्वल टू, बोलते हैं नॉट इक्वल टू, तो हम कहते हैं नॉट इक्वल टू। हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ एंड नॉट एलिमेंट ऑफ, क्या कर दिया हमने, ए डज नॉट बिलोंग टू ए। अब देखिए, अगर आप कुछ इसके एग्जांपल्स जाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू हैव सम एग्जांपल्स, आप जरा सोच के देखिएगा। अगर हम सबसे पहले कहते हैं सेट ऑफ ऑल दी इवन नंबर्स, नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, याद रखिएगा, सेट ऑफ ऑल दी व्हाट, इवन नेचुरल नंबर्स, तो क्या हुआ 2, 4, 6 एंड 8। क्यों? क्योंकि बोल रहे हैं लेस देन 10। अगर बोलता है लेस देन और इक्वल टू तो आप बोलते हैं। दूसरा, अगर आपसे बोलता है कि भाई देखिए मैं सेट बी लिख रहा हूं, हम लिख रहे हैं सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स, तब तो आप लिख देंगे क्या, आप अल्फाबेट मत बोलिए, आप इसको लिखिए ऑल सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अल्फाबेट थोड़ा सा अपने से देख लीजिएगा, अल्फाबेट हम लिख रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, बी इज इक्वल टू ए, ई, आई, ओ और यू। यही ना भाई, वॉवेल्स तो यही है ना, वेल डिफाइंड है। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि साहब हमारा नाम परमानंद है इसलिए उसमें पी डाल दीजिए। अगर कोई कहता है कि सर हमारा नाम समथिंग ग्रेट है तो उसमें जी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड होता है ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट्स है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, लेकिन और हम डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे। दूसरी बात, और अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले हम जितना कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो क्लियर कर लेंगे, आफ्टर दैट विल टेक एनसीईआरटी, बट ऑन द वे आई विल बी टेकिंग something different which is not given in your syllabus but you should know and it will be very beneficial in due course of time। हम आपको बताते रहेंगे क्या क्या है। So these are the examples. Now the question is how the sets should be represented. So we are going to see representation of a set. There are two ways to represent a set. The number one is roster form, or you can say tabular form, and the second one is set builder form or rule method. See, what is roster form? In roster, whenever someone says roster means what, you have to write each and every element of each and every member of the team or group or set. I'll give one example. Let's suppose that the very first example I have given, I am writing A is equal to A, E, we have already seen, that's why I am writing A, E, I, I'm sorry, A, E, I, O and U. What is this? This is the roster form of a set having what? Vowels of English alphabet. Second question. If you are going to have B is equal to, think, I am writing 1, 3, 5, 7, 9. What is that? The first 5 natural numbers are natural numbers, odd natural numbers less than 10. Think, what are the conditions given? There is a rule or there is a condition given here. So this is the second example. Third, if I say no, I have H and T, ये थोड़ा डिफरेंट है। मैं अभी एनसीईआरटी से बाहर निकल रहा हूं, लेकिन सबसे यूज अधिक यही होता है। एच और टी क्या है? इफ अ कॉइन इज टॉस्ड देन व्हाट आर द ऑप्शंस यू हैव? सो ऑल द आउटकम्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, द सेट ऑफ आउटकम्स, ये क्या है याद रखिए, मैं बगल में लिख दे रहा हूं, सेट ऑफ आउटकम्स when a coin
is tossed। याद रखिएगा। अब हम इनको जरा देखते हैं कि भाई अगर हमको इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हम क्या लिखेंगे? हाउ टू राइट? आई एम राइटिंग x एंड देन आई एम राइटिंग हियर टू डॉट्स। इस डॉट को हम बोलते हैं सच दैट। हम लिखते हैं x डॉट, तो इस डॉट को हम क्या बोलते हैं? सच दैट। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, एक लाइन भी खींच सकते हैं। तो हमने कहा x सच दैट x is a vowel of English alphabet। Is it clear now? You don't have to write. This is more than sufficient. Second example. If this is given here, then what can you write? You can write b x such that x is an odd natural number less than 10। पता है नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 6। हमको ऑड रखना है, 1 3 5 7 9 हो गया। लेस देन 10 है, ये भी हो सकता था लेस देन आर इक्वल टू 9। इसको क्या लिखेंगे? ये जरा ध्यान से देखिए। x such that x is an outcome of, आउटकम समझते हैं ना? रिजल्ट। किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या रिजल्ट आता है? तो हमने क्या लिखा? x इज एन आउटकम ऑफ, क्या होगा? आउटकम ऑफ एन इवेंट, आउटकम ऑफ एन इवेंट व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। अ कॉइन इज टॉस्ड, एक किसी घटना का या कोई भी प्रक्रिया है, ये भी दे सकते हैं, कोई जरूर नहीं कि यहाँ इवेंट ही लिखे, आप प्रोसेस भी लिख सकते हैं कि क्या एक्स इज एन आउटकम ऑफ द प्रोसेस व्हेन क्या अ कॉइन इज टॉस्ड। अब जरा सोच के देखिएगा, अगर कोई कहता है कि साहब हमको ये वाला जरा बताइए, तो ये क्या है? आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं लिख रहा हूं 1, फिर लिख रहा हूं 4, फिर लिख रहा हूं 9, फिर लिख रहा हूं 16, फिर लिख रहा हूं 25। ये क्या है भाई? 1 4 9 16 25। व्हाट इज 1? 1 स्क्वायर, 4 2 स्क्वायर, 9 3 स्क्वायर, 16 4 स्क्वायर, 25 5 square। So can you write like this? D is equal to x such that x is equal to n square। ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा हमने? x is equal to n square and n is equal to 1 2 3 4 and 5। हो गया। दूसरा तरीका भी होगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स सी। अभी हमने बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म क्या होता है। सेट बिल्डर फॉर्म में आपके पास एक रूल होता है, उसी पर आप आधारित होता है। जैसे एक बहुत इसका देखिए बहुत आसान तरीका है। जैसे अगर सपोज कर लीजिए कि आपसे कहा जाए कि भाई रोस्टर फॉर्म में आप अपने स्कूल के सभी बच्चों का एक सेट बताइए, तो उस केस में अगर आपके स्कूल में नर्सरी है और क्लास 12 है, तो नर्सरी से लेके क्लास 12 तक के 2000 बच्चों का एक एक बच्चे का नाम लिखना पड़ेगा। आप ध्यान से देखिएगा। लेकिन अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म पता है तो आप क्या लिखेंगे? x सच दैट x इज ए स्टूडेंट ऑफ, अपने स्कूल का नाम लिख देंगे, स्कूल x। हो गया, सब बच्चे आ गए। एक इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बता दें। आपको याद होगा कि सब लोगों ने कहा कि भाई सबसे पहले किसकी पूजा होनी है, तो सब लोग इकट्ठा हुआ और जितने देवता इकट्ठा हुए तो उन्हें सजेस्ट किया गया कि भाई जो पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर लगा करके आएगा, शंकर और पार्वती बैठे हुए थे कि भाई जो एक ब्रह्मांड के चक्कर, सबसे पहले उसी की पूजा हो गई। तो सब लोगों ने क्या कहा? सब लोगों ने अपने अपने वाहन पर और चल दिया दौड़ने के लिए। लेकिन गणेश जी ने क्या किया? चूहा पर कहाँ जाते बेचारे, चूहे को लेकर के। तो उन्होंने क्या किया कि अपने माता पिता का उन्होंने एक चक्कर नहीं 5 चक्कर लगा दिया। वहां क्या था? x such that x is the
मम्मी पापा सच दैट मम्मी पापा इज द ब्रह्मांड। और यू टू अंडरस्टैंड, मतलब ये जो सेट थ्योरी का कंसेप्ट है वो वहीं से आ गया, जो सच दैट का सेट बिल्डर फॉर्म है, जो मुझे समझ में आता है। अब देखिए हमारे पास एक दिया हुआ एग्जाम्पल एक्स दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल 0, आपके पास इक्वेशन है। तो हमें पता है कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, याद है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 0 है तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल 0, x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2, दिस इज x माइनस 1, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 एंड 2। अब देखिए अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 है तो हमें पता है कि उसको सॉल्व करने से क्लास 10 में आपने सीखा होगा एक्स विल बी इक्वल टू 1 एंड 2। तो आपने कह दिया कि भाई देखो हमारे पास ए जो होगा वो रोस्टर फॉर्म में कितना होगा 1 2 हो गया। अब कहते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल 0, तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। लेकिन यहाँ इन्होंने कंडीशन दिया है कि एक्स का मान एक्स स्क्वायर माइनस 25 शुड बी इक्वल टू 0 एंड x शुड बी ग्रेटर देन 0, वहां प्लस माइनस आ रहा है। तो उस केस में b का मान हमारे पास क्या होगा, b का मान होगा 5, माइनस 5 तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि x शुड बी ग्रेटर देन 0। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, आप जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो वहां बताया जाएगा कि भाई c इज इक्वल टू 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो हम आपको वहां डिटेल में चर्चा करेंगे, जहां हम ओमेगा को क्या लिखते हैं -1 प्लस अंडर रूट 3i/2 एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 3i/2। ये दोनों वैल्यू होती है, अगर इसको ओमेगा तो ये ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा तो ये ओमेगा स्क्वायर। तो इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन मान के चलिए कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यही होता है। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, इससे मुलाकात होगी आपको क्लास 12 में, खूब मुलाकात होगी इस तरह के क्वेश्चंस की। क्या बोला कि अच्छा, तो सबसे बड़ी बात है कि क्लास 11 की एनसीईआरटी किताब में कहीं या किसी भी किताब में लोगों ने दिया भी नहीं है। तो अब हम जो बता रहे हैं जरा उसको ध्यान से देखिए। एक्स सच दैट एक्स एन आउटकम, ब्रैकेट में हमने समझने के लिए लिख दिया है एच एंड टी। अगर किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या मिलता है, हेड और टेल मिलता है। कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि सर अगर सिक्का खड़ा हो गया तो क्या करेंगे। हमने कहा देखिए हम नॉर्मल सिचुएशन नॉर्मल लोगों के लिए ले रहे हैं, जिनका अपर चेम्बर खाली है या जो एबनॉर्मल है उनके लिए मैं एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ। अब मान लीजिए कह रहे हैं कि सर अगर हम टॉस करते हैं और वो खड़ा हो गया तो मैच तो ड्रा हो जाएगा, ऐसा होता है क्या। याद रखिएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हमने कह दिया कि व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, अगर दो घर में अपने दो सिक्के को लीजिए और उछाल के देखिएगा क्या क्या हो सकता है। तो उस केस में हमारे पास यहाँ जो होगा वो क्या होगा, या तो हेड हेड होगा, या हेड टेल होगा, टेल हेड होगा, या टेल टेल होगा। घर में दो सिक्का उछाल के देखिएगा, यही चार पॉसिबिलिटी बनेगी। या तो दोनों पर हेड, पहले पर हेड दूसरे पर टेल, पहले पर टेल दूसरे पर हेड, या दोनों पर टेल। अब देखिए नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सेट्स, बट बिफोर दैट 2-3 थिंग्स यू शुड नो। नंबर 1, भाई देखिए जिसकी वजह से हम सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं, अगर हम उसका नाम नहीं लेंगे तो ये नैतिक रूप से अच्छी बात नहीं होगी। तो बेसिकली दिस ब्रांच वाज यू कैन से स्टार्टेड, या जो सबसे पहले जहां से शुरू हुआ वो जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर हैं, जो ही वाज बोर्न इन 1845 एंड डाइड इन 1918। So it was started by him. So our salutations to him. Because of him only we have got such a branch of mathematics जिसका हम डिफरेंट, आप देखेंगे अभी नहीं, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि डिफरेंट ब्रांच में अभी एट प्रेजेंट इट विल बी मोस्टली यूज्ड इन relations, then functions, and even it will be used in probability, sometimes in sequence and series like that. So it has a wide application applicability in mathematics and even in day-to-day life situation. I'll let you know how it is so. So this is one. Number 2, when I was talking about set, representation of set, keep one thing in your mind, that the elements are not repeated. For example, if I say, आप ध्यान से देखिएगा, if you are given a question, let's suppose that I am writing m is equal to x
such that x is a letter of the word India। कह रहा है कि भाई एक इंडिया जो है उसका क्या है, लेटर है। लेटर है मतलब अगर इसको हम, ये किसके फॉर्म में है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। अगर इसको हम टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यू विल राइट m इज इक्वल टू व्हाट, यू विल हैव I N D and A बिकॉज I हैज ऑलरेडी कम। आपको इलाहाबाद लिखना है तो जो जो उसमें लेटर आएंगे, इलाहाबाद समझ रहा है ना, ए ला हा बा, कहता साहब इसका बताओ कैसे होगा। तो इसमें सिर्फ क्या आएगा, ए, फिर क्या आएगा एल, ये दोनों आ गया है, फिर उसके बाद क्या आ गया एच, ए आ गया है, फिर बी और डी, यही हो गया इसका मतलब। अगर इसको किसके फॉर्म में लिखना चाहेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे, सो द लेटर्स आर नॉट रिपीटेड, और अगर रिपीट भी हुआ है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको हम एक ही बार लिखते हैं। 10 बार भी आएगा तो हम एक ही बार लिखेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप कहते हो कि हमारे पास एक सेट है 1 2 3 है और दूसरा सेट क्या है, और इसी को कोई कहता है अच्छा बताइए अगर हम 2 3 1 कह दें, तो हमने कहा साहब वही सेट है। मतलब दो चीजें आपने सीख लिया। पहला आपने क्या सीख लिया, इसको नोट के रूप में लिख लीजिएगा कि एलिमेंट्स ऑफ सेट आर व्हाट, रिटेन ओनली वंस, not repeated, number one, and number two, that order of the elements of a set is not material, उसको हम ध्यान नहीं देते हैं। मतलब आगे या पीछे अगर आ गया तो वो सेट का ही एलिमेंट है। ये दो चीजें दिमाग में आपको रखना है हमेशा। यूज हमने आपको बता ही दिया है, रिलेशन में, फंक्शन में, प्रोबेबिलिटी में, सीक्वेंस में, हर जगह यूज होता है। जॉर्ज कंटर वाज दिस, सो दीज थिंग्स यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। नाउ अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स की। भाई कितने तरह के सेट होते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज नल सेट और एम्प्टी सेट और वाइड सेट। ये तीनों नाम आप यूज कर सकते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, एक हम यूज करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फाई है। हम फाई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात हो गई। तो पूछते हैं साहब ये नल सेट होता क्या है। भाई नल सेट माने क्या, वाइड सेट माने क्या, खाली सेट। खाली सेट से कोई एलिमेंट नहीं होता है। तो बोल सकते हैं कि ऐसा सेट हो सकता है क्या, हम लोग बिल्कुल हो सकता है। जैसे आप क्लास में बैठे हो और कोई बाहर से आता है और कहता है कि सर जरा अंदर से एक बकरी का बच्चा भेजिए, तो वो सेट क्या हो गया, आप समझ में आ रहा है ना, वो क्या है, वही तो नल सेट है। भाई आदमी के बच्चे में से बकरी का बच्चा कहां से निकल के आएगा, ये तो नहीं हो सकता है। एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल देखिए कि अगर हम लिखते हैं a इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, x -1 is equal to, I'm very sorry, x such that x -1 is equal to 0 and x is greater than 2। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, x is equal to 1 and x is greater than 2, क्या हो गया जी, x अगर इज इक्वल टू यहां से 1 आया, ये 2 से बड़ा तो नहीं होता है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, 1 इज व्हाट, लेस देन 2। तो ये कैसा सेट हो गया, ये सेट आपका क्या हो गया, नल सेट हो गया। अगर आपसे कोई पूछता है x such that x is the 27th लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, हम क्या बोल रहे हैं जी, 27th लेटर। 27th लेटर होता ही नहीं है जी, 26 लेटर होते हैं। तो वो क्या हो गया, वो नल सेट हो गया। इज इट क्लियर नाउ। सो द सेट हैविंग व्हाट, नो एलिमेंट इज नोन एज नल सेट। ये नोट कर लीजिएगा, द सेट हैविंग नो एलिमेंट। दूसरा बोलते हैं भाई सिंगलटन सेट क्या होता है, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन आप जान के रखिए, उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। क्या होता है सिंगलटन सेट, मींस व्हाट, जो टन से सिंगल हो जाए, एकल समुच्चय जिसको बोलते हैं, जिसमें एक ही एलिमेंट होता है। कोई भी अगर मान लीजिए कि हमने कह दिया कि यहाँ पर एक सेट बी है, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था और हमने कहा x such that x square minus 1 is equal to 0 and x is a natural number। ध्यान से देखिएगा, आई एम ट्राइंग टू टेक यू समवेयर एल्स।
if you are having x square minus 1 is equal to 0, x square is equal to 1, x is equal to plus minus 1, यानी x का मान प्लस 1 है और माइनस 1 है, तो इन दोनों में नेचुरल नंबर कौन है? ये वाला है, ये तो इंटीजर है, याद आ रहा है ना? नेचुरल नंबर 1 2 3 4, होल नंबर क्या 0 1 2 3 4, इंटीजर 0 1 2 3 4 minus 1 minus 2, रेशनल number in the form of p by q where q is not equal to 0 and p q are integers. irrational number क्या होता है जी? irrational number होता है क्या? नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. और रियल नंबर क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ व्हाट? रैशनल, दैट इज रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर में सब घुस जाता है, तो ये हम लोग बाद में चर्चा करेंगे. तो ये क्या हो गया? सिंगलटन सेट मींस क्या हुआ? अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट. क्या हमने बोल दिया? दैट इज सिंगलटन सेट. जैसे आप कहते हो एक्स इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, X is the Prime Minister of India. So there is only one Prime Minister. X says that X is the President of India. X says that X is the Chief Minister of a state. I'm not talking about Deputy Chief Ministers. मैं किसकी बात कर रहा हूं? तो वो क्या हो गया? सिंगलटन सेट हो गया. यहां तक क्लियर हो गया? देखिए, एक होता तो एक और है, वो हमने छोड़ दिया था. एक पेयर सेट भी होता है. A set having how many? Two elements is known as पेयर सेट. जैसे भी हमने कहा x such that x square minus 9 is equal to 0, बस हम बोल दिया a, तो x का मान क्या होगा? यहाँ x का मान होगा प्लस माइनस 3, यानी a विल बी इक्वल टू 3 एंड हाउ मच? माइनस 3. इसको क्या बोलते हैं? पेयर सेट भी बोलते हैं. बहरहाल हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ पढ़ना है नल सेट. ये भी आप किसी उसमें नहीं दिया है एनसीईआरटी में, मैंने ऐसे बता दिया. नल सेट, सिंगलटन सेट, पेयर सेट. अब हम बात करते हैं क्या? फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट में क्या होता है? इंक्लूडिंग नल सेट. याद रखिएगा, नल सेट इज फाइनाइट सेट. कोई एलिमेंट नहीं, पता है कि कोई एलिमेंट नहीं है, तो हमने कहा कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फाइनाइट. याद रखिएगा, हम कह रहे हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज फाइनाइट, देन दिस इज अ फाइनाइट सेट, अदरवाइज इट इज इनफाइनाइट सेट. एक एग्जाम्पल, आप अगर लिखते हैं a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 100, ये क्या हो गया जी? ये फाइनाइट सेट हो गया. लेकिन अगर हम एक सेट b लिखते हैं और लिखते हैं 1 2 3 और डॉट 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 3, कमा के बाद 3 डॉट डॉट माने क्या? वो बाप 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 होता है. कहां तक जाएगा? वो चला गया, चलता जा रहा. कहां तक जाएगा? कोई माई बाप उसका नहीं है. तो ये वाला क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया. क्यों? क्योंकि देयर इज नो अपर कैप, कहीं जाकर रुकता नहीं है. तो ये हमारे पास हो गया फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट. तो हमने क्या क्या देख लिया? डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स. नल सेट, फिर आपने क्या देखा? सिंगलटन सेट, पेयर सेट, फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट कहां से शुरू होता है? वो नल सेट से शुरू होता है, नल सेट से लेकर के और डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. इनफाइनाइट, अदरवाइज इट इज इनफाइनाइट सेट. एक बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट सेट है और वो है यूनिवर्सल सेट. याद रखिएगा, हम पांचवा बात क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट. खूब यूज होगा ये यूनिवर्सल सेट को हम जनरली यू से डिनोट करते हैं. किसी किसी किताब में लोगों ने ऐसे भी डिनोट किया है, ओमेगा से भी किया है. बहरहाल हम इसी की बात करेंगे, हम इसी को यूज करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में इसी से यूज किया गया. तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है साहब? अब देखिए, किसी खास कंटेक्स्ट में, मेरे बात दिमाग में रखिएगा, किसी खास कंटेक्स्ट में जितने भी सेट हैं, उन सेट में जो सबसे बड़ा होता है दैट इज नोन एज व्हाट? यूनिवर्सल सेट. अब कहेंगे सर ये हम लोग कंटेक्स्ट नहीं समझ में आ रहा. एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं. आप सपोज कर लीजिए कि हम सेट ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ और स्कूल निकाल रहे हैं. क्या लिख रहे हैं? सेट ऑफ. जैसे मान लीजिए क्लास 1 का हमने कह दिया A है, क्लास 2 का B है, क्लास C. यू अंडरस्टैंड? ठीक है. तो एक ऐसा सेट जो सबको समाहित करता है, जो सबसे बड़ा है, जो सबके अंदर, जो उसमें सब घुस जाता है, दैट इज नोन एज व्हाट? यूनिवर्सल सेट. तो कंटेक्स्ट समझ में आ रहा है?
अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर जब सभी स्टूडेंट्स का सेट है, तो उसमें सर एक सेट हम टीचर का रख सकते नहीं रख सकते हैं। अगर आप सभी स्टूडेंट्स का सेट ले रहे हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, तो यूनिवर्सल सेट जो सबको अपने अंदर घुसा लेगा, समाहित कर लेगा, कंटेन कर लेगा, वो यूनिवर्सल सेट होगा। Is it clear now? So keep this one in mind कि a set which is what? The largest set containing all the sets taken into consideration with respect to a different context. वो context हमेशा ध्यान रखना है। एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे सपोज कर लीजिए कि किसी स्कूल में इंटर स्कूल कंपटीशन है, सब स्कूल से 10-10 बच्चों को बुलाया गया है, सेट ए है, बी है, सी है, डी है, और मान लीजिए किसी स्कूल में डॉग्स रखे हुए हैं, तो कोई वहां कुत्ता नहीं भेज सकता है। अगर कोई कुत्ता भेज रहा है, बोला कि सर हमारे स्कूल में बहुत सारा कुत्ता लोग हैं, तो हमें याद रखिए हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट बनेगा किसका हुआ? वो स्टूडेंट्स का होगा। ए बी सी डी ई, कुत्ता का तो कुत्ता वाला अलग से करिए ना, शेर रखे हैं तो शेर का अलग से करिए, हिरन का अलग से करिए। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? सो इसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में मतलब ये एक बात समझ में आ रहा है। अच्छा, यूनिवर्सल का मतलब यूनिवर्स नहीं होता है जिसमें सब घुस जाएगा, नहीं, पर्टिकुलर कंटेक्स्ट हम हमेशा उसको ध्यान रख रहे हैं। बिना कंटेक्स्ट के, जैसे आपने सुना होगा आपके पेरेंट्स जब कुछ बात करते हैं तो हमेशा क्या बोलते हैं, मेरे जमाने में ऐसा होता, उनका कंटेक्स्ट है वो। आप कहते हो मेरे जमाने में, आपके बच्चे बोलेंगे ठीक है आप अपना जमाना अपने पास रखिए। तो कंटेक्स्ट का हमेशा ध्यान रखना। देखिए, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होता है साहब? टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल व्हेन द एलिमेंट्स आर सेम। जैसे आपने कह दिया A is equal to 2 5 7 and B is equal to 7 5 2 or 2 5 7, मतलब जब सेम एलिमेंट होता है तो हम कहते हैं वो क्या है? इक्वल सेट्स हैं। और इक्वल सेट्स आर रिटन लाइक दिस, A is equal to B। ये आपका सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए कि व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, याद रखिएगा मैंने ये नहीं बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, हम क्या बोले? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, देन वी से व्हाट? सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स। जैसे अगर आप ए कहते हैं कि हमारे पास ए बी सी है और बी कहते हैं अल्फा बीटा गामा है, तो हम बोलेंगे कि ए इज इक्विवेलेंट टू बी, मतलब ए और बी। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप जान के रखिए कि व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम देन वी से दे आर इक्विवेलेंट सेट्स। नाउ वी आर गोइंग टू सी सबसेट। देखिए नाम से ये स्पष्ट होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर है कि नहीं, मैनेजर एंड डिप्टी मैनेजर, प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल। तो जो नीचे वाला होता है सब उसका दूसरे वाले में उसके पास पावर होता है। यहाँ हम क्या कह रहे हैं? अगर सेट ए एंड बी आर टू सेट्स एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर कंटेन्ड इन सेट बी, ए का जो भी एलिमेंट है जब बी में कंटेन होता है तो हम कहते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। एक बात ध्यान रखने की है कि अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी, याद रखिएगा, एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी हो सकता है ना, तो उस केस में हम बोलते हैं कि बी इज दी व्हाट? सुपर सेट ऑफ सेट ए। जब दोनों बराबर नहीं होते हैं तब वो सुपर सेट हो गया और नीचे वाला उसका सबसेट हो गया। हालांकि कभी कभी लोग उसको बोलते हैं क्या? प्रॉपर सबसेट है। और जब सिर्फ सेट की बात आती है तो लोग बोलते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, मतलब वो इक्वल भी हो सकता है। लेकिन आप कंफ्यूज मत करिए, ए इज द सबसेट ऑफ बी का सिंबल ये है, सुपर सेट का ये है, प्रोवाइडेड बोथ ऑफ देम नॉट इक्वल। एंड नोट्स क्या होता है जी? हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। फर्स्ट, नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये नोट करिए, कहीं यहाँ नोट कर लीजिएगा। null set is the subset of every set is the subset of itself, and every set is the subset of universal set. Seen what is subset? All the elements must be contained in the other set. अब जब मान लीजिए हमारे पास एक सेट A है and it has three elements alpha, beta and gamma. इसके क्या क्या सबसेट हो सकते हैं? First, sets having no elements, then sets having one element, then sets having two elements. ये समझ में आ रहा है? देन सेट्स हैविंग 3 एलिमेंट्स, ये इसके सभी क्या हो गए? सबसेट्स हो गए। आपको यहीं तक पढ़ना है एनसीईआरटी में, बट आई वुड लाइक टू टेक यू बियॉन्ड दिस। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर वेयरएवर आई राइट विजडम बॉक्स, या कहीं भी हम ये लिखते हैं, इसका मतलब कि दिस इज फॉर द फर्दर स्टडी। और बहुत सारे जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह हैं डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह के, या जो भी एंट्रेंस वगैरह है, तो ये उसके लिए है। देखिए पहला हम आपको क्या बता रहे हैं? अ सेट हैविंग
n एलिमेंट्स, याद रखिए अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स है तो उसके 2 टू द पावर n सबसेट्स होते हैं। जैसे इस केस में कितने एलिमेंट थे? 3। कुल कितने सबसेट हो गए? देखिए ना, 1 3 3 6, आई एम सॉरी, 1 2 3 अल्फा बीटा गामा, तो हो गया 1 3 4 3 7 और 1 8। कुल कितने एलिमेंट थे? 3 थे। तो आपने क्या कहा? 2 टू द पावर 3। यही होगा, यही तरीका है। मैं आपको एक चीज और यही बता दूंगा विजडम बॉक्स में, थोड़ा सा आप हमको समय दीजिए। तो ये क्या हो गया? इसको हम बोलते हैं कि हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर टू। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सेट में 5 एलिमेंट है तो देयर विल बी 32 सबसेट्स। अगर 3 है 2 टू द पावर 8, 4 है तो 2 टू द पावर 4। इट्स लाइक दैट। फर्स्ट वन इज क्लियर। सेकेंड वन, द सेट ऑफ, जैसे आपने कहा सब ये सबसेट है, तो अगर कोई पूछता आपसे, मैं अगेन इसको मैं ऐसे कर रहा हूं, अगर कहता कि भाई इसका पावर सेट क्या होगा, तो पावर सेट हम क्या कर देंगे? इन सभी सेट्स को लेकर के अगर हम इसमें रख देते हैं तो दैट बिकम्स पावर सेट। एक चीज और, अगर आप कहते हो कि भाई नल सेट, तो ये जो एलिमेंट हुआ ये हो गया 3C0। इसकी मैं चर्चा कर दूंगा जब कॉम्बिनेशन करूंगा तब। ये वाला क्या है जी? 3C1। ये क्या है? 3C2। ये क्या है? 3C3। 3C0 3C1 3C2 3C3, और इस सबको जोड़ देंगे तो उसकी वैल्यू होती है 2 टू द पावर 3। याद रखिएगा, ये भी एक फॉर्मूला होता है, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 प्लस NCN इज इक्वल टू कितना होता है? 2 टू द पावर n होता है। ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? बायनोमियल थ्योरम में पढ़ेंगे। अब आप ये कह सकते हैं कि सर ये तो ठीक है, अगर किसी में 5 एलिमेंट होगा, तो किसी सेट में 5 एलिमेंट है तो क्या होगा? 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C5 एंड द वैल्यू विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर 5 मींस हाउ मच? 32। एक चीज और हम आपको सिर्फ बता दें कि अगर बाई चांस आपको कहीं कोई परेशानी अगर हो रही है, याद रखिए हम विजडम बॉक्स में चल रहे हैं, अगर कोई बोलता है कि हमारे पास 5C2 है तो कुछ मत करिए, 5 इंटू 4 बाई 1 इंटू 2। आपसे कोई कहता है हमारे पास 10C3 है तो 10 9 8 डिवाइडेड बाई 1 2 3। आपसे वो कोई पूछता है कि साहब हमारे पास 7C2 है तो लिखिए 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2। अगर कहते हैं कि हमारे पास 100C3 है तो आप लिखिए 100 99 98 1 2 एंड हाउ मच? 3। और विस्तृत चर्चा हम इसकी बाद में करेंगे। We are going to talk about Venn diagram. So before going for Venn diagram, you must know that it has been developed by John Venn, that is English logician. एंड उन्हें 2-3 चीजें ही कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है। पहला ये है कि अगर हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, यूजुअली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल एंड द सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सर्कल्स। सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स। दिस वन इज रिप्रेजेंटेड बाय this one, that is what? Rectangle, and it will be used while discussing the operations on sets. Now we are going to talk about operations on set, जिसे आप एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। यहाँ हम बात करते हैं, यहाँ हम बात करेंगे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट की। पहली हम बात करते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। See, two sets A and B are set, and how actually union is written? Union is written like this: A union B. अगर हम इसकी डेफिनेशन करना चाहते हैं, मान लीजिए कि अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे? A यूनियन B इज इक्वल टू X सच दैट X इज द एलिमेंट ऑफ A और X इज द एलिमेंट ऑफ B और X इज द एलिमेंट ऑफ व्हाट? बोथ। बोथ मतलब किसका? A और B का। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं यहां पर, इसको मैं बोलता हूं कि एग्जाम्पल है। तो यहां पर A यूनियन B कितना होगा? देखिए 1 2 3 है, 1 2 3 एंड क्या हो गया? 5। इन दोनों में से हमने क्या किया? सभी एलिमेंट्स को लिख लिया। लेकिन अगर आप इसका वेन डायग्राम खींचना चाहते हैं तो वेन डायग्राम आपके पास क्या होगा? देखिए ये आपके पास क्या है? यूनिवर्सल सेट है। ए में क्या क्या है? ए में है 1 2 और यहाँ क्या है? 3 है। इसको हम क्या बोलते हैं? ए है। ये क्या है? बी है। बी में क्या है? 3 और 5 है। इसके अलावा भी कुछ है क्या? 6 और 7 है। हमने मान लिया 6 7 यहाँ हो गया। तो व्हाट इज द यूनियन? यूनियन ए यूनियन बी कौन सा हो गया? ये समझ में आ रही बात? जो ए में भी है, बी में भी है और दोनों में है, इसलिए मैंने ये स्पष्ट कर दिया। लोग लिखते हैं ए एलिमेंट ऑफ ए और बी, कंफ्यूज मत करिए। अगर दोनों में होगा तो
दोनों में हो तो और अच्छी बात है। भाई आप कहीं पार्टी में जाते हैं तो वेज है और नॉन वेज है, तो अगर कोई एक खाने वाला सीख लेकर दोनों खाने वाले तो आपके दोनों हाथ में लड्डू क्या है, जो जो जहां जो खाना है घुसे खाइए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पार्ट है लिखेंगे एक ही बार, लेकिन इट विल बी इंक्लूडेड इन बोथ, ए में भी रहेगा और बी में रहेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, यूनियन ऑफ टू सेट्स। क्लियर हो गया, एक्स एलिमेंट ऑफ ए, एक्स एलिमेंट ऑफ बी और एक्स एलिमेंट ऑफ बोथ। लेकिन अगर इसका अच्छा एक बात और है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू व्हाट, बी यूनियन ए। इसको क्या बोलेंगे, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। दूसरा आप कहते हो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये क्या है जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अगर आप कहते हो कि भाई हमारे पास ए यूनियन फाई, याद रखिए ये व्हाट इज दैट, रूल ऑफ फाई। तो ए यूनियन फाई क्या होगा, ए। और व्हाट अबाउट ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो उसमें क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। और लास्ट में हम कहते हैं ए यूनियन ए दैट इज इक्वल टू ए, दिस इज नोन एज आइडेम पोटेंट लॉ। क्या बोलते हैं जी, आइडेम पोटेंट लॉ। मतलब ए का ए के साथ यूनियन लेने पर ए हो गया, समझ में आ रहा है। डेफिनेशन इसकी क्या है, एग्जाम्पल क्या है, वेन डायग्राम क्या है, लगे हाथ हमने बता दिया कि इसके 5 रूल्स होते हैं, 5 प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं। इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, इसकी ये प्रॉपर्टीज हैं। पहला क्या है, कम्यूटेटिविटी होल्ड्स, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। एसोसिएटिव, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। उसके बाद क्या है, द रूल ऑफ और लॉ ऑफ व्हाट, नल सेट। ए यूनियन ए के साथ अगर नल सेट का हम यूनियन लेते हैं तो ए ही रहेगा। अगर यूनिवर्सल सेट के साथ हम लेते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट बड़ा है, यूनियन आएगा तो उसमें कंटेंट हो जाएगा। और ए यूनियन ए की वैल्यू ए होती है, इसको हम बोलते हैं आइडेम पोटेंट लॉ। नाउ विल सी इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू, नाम से ही बताते हैं इंटरसेक्ट कर रहा, इंटरसेक्ट मतलब जो दोनों में कॉमन है। देखिए क्या लिखते हैं डेफिनेशन, एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स एलिमेंट ऑफ बी, दोनों में रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन बोलेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन था, याद रखिएगा 1 2 3 है, 3 है, यहाँ पर 3 कॉमन है, तो हमने कह दिया ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3। वेन डायग्राम बनाते हैं तो 1 2 3 3 एंड 5 3 कॉमन है, हमने इसको कह दिया दिस इज दी व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जैसे आपने यूनियन में देखा था, पहला क्या है एसोसिएटिव, ये पहला क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। दूसरा हमने क्या बताया था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये या तो वहां रखेगा या कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए, माने इस ब्रैकेट की पोजीशन बदल जाने पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट वही रूल ऑफ नल सेट और रूल ऑफ यूनिवर्सल सेट। ए इंटरसेक्शन फाइव, किसी भी सेट और फाइव में कुछ कॉमन क्या होगा, फाइव। और किसी भी सेट और यूनिवर्सल सेट में क्या कॉमन होगा, वो सेट इटसेल्फ हो जाएगा। किसी भी सेट के साथ अगर उसी सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो वही सेट मिलेगा, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, आइडेम पोटेंट लॉ बोलते हैं। सो दिस इज समथिंग अबाउट व्हाट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब देखिए हमने आपको बता दिया कि भाई यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में, लेकिन अब आपको फिर मैं सिलेबस से थोड़ा सा बाहर ले जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आगे ले चलता हूँ। ये आपको जानकारी चाहिए ही चाहिए, आपके सिलेबस में नहीं है, बट आई हैव रिटन अगेन विजडम बॉक्स में। हम क्या बता रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट होना है। देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन व्हाट, ए यूनियन सी। आपने साधारण मैथमेटिक्स में, ऑर्डिनरी अर्थमेटिक्स में व्हाट यू हैव डन, a into b plus c is equal to a into b plus a into c, but it was not applied in place of plus. That is a plus b into c is not equal to a plus b into a plus, ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहां होता है। हमने क्या बोला, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो क्या हुआ, ए यूनियन बी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। दूसरा वाला क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर व्हाट, यूनियन ऑफ टू सेट्स। माने क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन व्हाट, ए इंटरसेक्शन सी। तो ये क्या था, ये विजडम बॉक्स का है, ये आपको जानकारी चाहिए, भले ही सिलेबस में नहीं है, लेकिन आई एम ऑलवेज गोइंग बियॉन्ड सिलेबस बिकॉज यू हैव टू गेट एक्सपोजर
Otherwise, it will be very difficult for you to sit if you are going to sit for different competitive examinations. Now, we are talking about difference of sets. What is difference of sets? If A and B are two sets, तो हम लिखते हैं कि अगर X is element of A and X is not element of B, याद रखिएगा, हम A में से B को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि A में से B क्या निकला, 1 2 3 है, 3 5 है, कॉमन क्या है, 3 है, A का होना चाहिए, B का नहीं होना, तो हो गया। लेकिन अगर B में से A को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप यहाँ इसका देखिए, वेन डायग्राम खींच के देखिएगा, ये आपके पास क्या है जी, ये 1 है, 2 है, 3 है, और ये 5 है, 6 है, 7 है, यूनिवर्सल सेट है, A है और B है। क्या बोल रहा है, A का एलिमेंट होगा लेकिन B का एलिमेंट नहीं होगा। मतलब क्या हुआ, ये आपका पास क्या हो गया, दिस इज व्हाट, A माइनस B। याद रखिएगा, A का एलिमेंट है लेकिन B का, यानी जो कॉमन है वो हट गया। लेकिन अगर इसी को ध्यान से देखिएगा, मैं क्या लिख रहा हूं, अगर हम कहते हैं A है, B है, 3 है, 1 है, 2 है, 5 है, और फिर हमने यहां कह दिया ये 6 है, 7 है, यूनिवर्सल सेट है, तो ये वाला क्या हो गया जी, इसको हम बोलेंगे क्या, B माइनस A। याद रहेगा, A माइनस B और B माइनस A, दीज टू आर टू डिफरेंट थिंग्स। हालांकि आपको सिर्फ जानकारी चाहिए क्या, A माइनस B है। तो ये तो आपके पास दो हो गया। मैं फिर आपको लेके आता हूं कहां पर, फिर विजडम बॉक्स में बताता हूं कि अगर आपके पास A माइनस B यूनियन B माइनस A है, तो इसको हम बोलते हैं A सिमेट्रिक डिफरेंस B। क्या बोलते हैं, ये फिर विजडम बॉक्स है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप जानकारी रखिए, इसको क्या बोलते हैं, A सिमेट्रिक डिफरेंस B। तो कहेंगे साहब वो तो ठीक है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ये वाला होता है, ये नहीं जी, सिमेट्रिक डिफरेंस ये है, B है, तो ये क्या हो गया, A सिमेट्रिक डिफरेंस B हो गया। ये जानकारी रही है, आपके पास जानकारी चाहिए। तो क्या हमने बताया, इफ A and B are two sets, then A difference B means the elements X must belong to A but it should not belong to B। दूसरा हमारे पास अगर एग्जाम्पल है, अगर मान लीजिए कि हम कहते हैं कि A माइनस B है, तो हमने 1 2 3 हटा दिया और B माइनस A तो हो गया ये 5। नाउ जस्ट सी यू आर गोइंग फॉर की कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। देखिए कंप्लीमेंट मतलब क्या होता है, कंप्लीमेंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूरक। पूरक माने क्या होता है, पूरा करने वाला। जैसे हम लोग यहाँ होता है कि कोई बच्चा बहुत बदमाशी करता है तो लोग बोलते हैं, या बहुत खेल कूद उछल कूद करता है तो लोग कहते हैं आएंगे तो पूरा कर देंगे। पूरा कर देंगे मतलब क्या, बहुत उछल कूद कर रहे हो तो रुला देंगे। तो यहाँ दूसरा होता है, हमने क्या बोला, यूनिवर्सल सेट में से किसी सेट को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो जो बच गया वो उसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट सेट है। ठीक है, जैसे आप बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो और कोई बोलता है कि यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, तो आप क्या बोलते हो, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, मतलब खाली इसी की कमी थी, अब पूरा हो गया, यूनिवर्सल सेट पूरा हो गया। ठीक है, तो अब देखिए x such that x is the element of universal set and x is not element of A। आप इसमें देख लीजिए, यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 7 तक था, हमने कह दिया A डैश मींस व्हाट, बेसिकली ये A डैश जो है वो यूनिवर्सल सेट माइनस A है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या बच गया, 4 5 6 7 हमने लिख दिया। अगर आप इन सब तीनों को इसमें लिख के रखते हैं तो ये A है, याद रखिएगा, ये B था, हमने रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जहां रहने हो रहने दीजिए। लेकिन यूनिवर्सल सेट वाले में से इस A को छोड़ के जो भी बच गया, B है कि C है कि, उसे कोई मतलब नहीं है। A को छोड़ के जो भी बच गया वो सब क्या हो गया, A डैश में आ गया। तो अब आपके मन में एक डाउट होगा कि सर इसमें तो कुछ एलिमेंट B का होगा, उसको छोड़ो ना यार, हम तो खाली A की बात कर रहे हैं, कहाँ, हमारी बात समझ में आ रही है ना। तो उस केस में हमने क्या कहा, A के अलावा जो भी बच गया यूनिवर्सल सेट का वो क्या हो गया, A डैश हो गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। पहला क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट इज द सेट इटसेल्फ। अगर उसका कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट निकालिए, मतलब क्या, कोई पूछता बताइए तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, तो इसका कंप्लीमेंट तो फिर 1 2 3 हो जाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट इज द सेट इटसेल्फ। दूसरा होता है, अगर यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट नल सेट होगा, और नल सेट का कंप्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। कहीं कहीं लोगों ने यूनिवर्सल कंप्लीमेंट सेट को ऐसे भी लिखा है, a टू द पावर c भी लिखा है, सो कीप दिस वन इन योर माइंड। नाउ द लास्ट कॉन्सेप्ट इज डी मॉर्गन्स लॉ। देखिए बहुत अच्छी बात है, क्या है कि सबका प्रूफ वगैरह हटा दिया गया, अब सिर्फ आपको वेरीफाई करना।
वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. टुडे वी विल कंप्लीट द होल चैप्टर इन दिस वीडियो. सो व्हाट इज डी मॉर्गन्स लॉ? A union B whole dash is equal to A dash intersection B dash. मतलब क्या हुआ? Complement of union of two sets is equal to intersection of complements of two sets. A union B का complement A dash intersection, मतलब यूनियन है तो इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन है तो यूनियन. क्लियर हो गया? A union B whole dash is equal to A dash इंटर, ये दो डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ. और दूसरा है A इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन. देखिए जो डैश हम लोगों ने किया था उसमें एक और बात ध्यान रखिएगा, वहां नोट में आप जो लिखे थे वहां एक और लिख लीजिएगा कि अगर A यूनियन A डैश है तो कितना होगा, और A इंटरसेक्शन A डैश है तो कितना होगा. A यूनियन A डैश कितना होगा? ये होगा यूनिवर्सल सेट. और A इंटरसेक्शन A डैश कितना हो जाएगा? नल सेट. ये दोनों पॉइंट आप वहां नोट कर लीजिएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ. मैं फिर आपको लेके चलता हूं कहां? विजडम बॉक्स में. आप सोचेंगे सर आप हम लोग को क्या क्या बता रहे हैं. पढ़ लीजिए, बहुत याद आएंगे जब आप इसको यूज करिएगा ना, तो अशोक सर बहुत याद आएंगे. यार अशोक सर ने अच्छा ही बताया था. आई डोंट वांट टू कन्फाइन यू टू एनसीईआरटी आर द सिलेबस व्हिच इज गिवन यूर. आई वांट टू टेक यू बियॉन्ड दैट सो दैट यू कैन एंजॉय द लाइफ. हमें क्या आप एंजॉय लाइफ नहीं करोगे, लेकिन आपको बाद में मजा आएगा. अब देखिए, अगर आपके पास A माइनस बी यूनियन सी है, याद रखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, A माइनस बी यूनियन सी, तो होता है A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस सी. और अगर A माइनस बी इंटरसेक्शन C है तो इसकी वैल्यू होती है A माइनस बी यूनियन व्हाट, A माइनस सी. ये दोनों बस आप याद कर लीजिए. ये भी डी मॉर्गन्स लॉ का सेकेंड फॉर्म है जो आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे. लेकिन जान के तो रखिए, जानने में क्या दिक्कत है, एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन जान के रखिए. तो डी मॉर्गन्स लॉ आपको समझ. सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड all the concepts of set. This way the chapter is completed. I request you, if you have not subscribed this channel, please subscribe this channel so that you can get the information. And tomorrow I am going to take the coordinate geometry from 1 to 4. I'll be on Facebook Live, so you can join. The most important thing, a disclaimer, in case of any factual डिस्क्रिपेंसी, अगर कहीं कुछ गड़बड़ इसमें हो गया है इनएडवर्टेंटली, जो मैंने जानबूझ के अगर मैंने नहीं किया है, लिखने में गड़बड़ हो गया, कुछ हो गया, तो मेरी जिम्मेवारी सिर्फ यहाँ तक है. बात करेंगे तो हम उसको वीडियो में करेक्ट कर देंगे, अदरवाइज उस वीडियो को हम डिलीट कर देंगे. थैंक यू सो मच.